brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, आप खर्चा पानी देख रहे हैं और ये खर्चा पानी का एक बिल्कुल नया अवतार है। इस अवतार में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जरावी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर सीधे खबरों पर चलते हैं और 3 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर आपसे हमसे हम सब से जुड़ी है और वो है तेल के दामों को लेकर। खाने वाले तेल के दामों के इंपोर्ट ड्यूटी पर सरकार ने 30 जून को कटौती की थी, लेकिन उसका फ़ायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचा है। अभी भी तेल के दाम आसमान चूम रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी पर हैं। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन पर। जो होलसेल मार्केट है उसमें चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई जिसकी बदौलत बढ़ रही है। आपके और मेरे रोज़मर्रा के खरीदने की चीज़ों के दामों पे बढ़ोतरी हो रही है। और तीसरी खबर है, वो भी आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी के आंकड़ों में कुछ कमी आई है। जो अगर पूरे देश के स्तर पर हम देखें तो CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक संस्था है जो ये आंकड़े इकट्ठा करती है। उसके मुताबिक पिछले हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं उससे ये साफ हो रहा है कि बेरोज़गारी दर में कमी आई है, लेकिन इसमें कुछ चिंता के मुद्दे हैं। उन पर हम आज बात करेंगे। तो सिद्धार्थ जी, पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है तेल से जुड़ा। आपके और मेरे सबके ज़िंदगी का सवाल है, सब खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं। और 30 जून से सरकार ने क्रूड ऑयल, पाम क्रूड ऑयल में कटौती की थी। न सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी पर बल्कि जो सेस सरकार लगाती है, जो और टैक्स लगाती है, जैसे कि सोशल वेलफेयर टैक्स हो गया, एग्रीकल्चरल टैक्स हो गया, इनमें भी कटौती की गई थी। लेकिन इसके बावजूद दामों में कमी नहीं आ रही। अभी भी मार्केट के अंदर 190-180 रुपये लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। सोयाबीन ऑयल उतना ही महंगा बिक रहा है, 150 के ऊपर रेट्स जा रही हैं। पाम ऑयल का भी मार्केट प्राइस अराउंड 130 के ऊपर ही चल रहा है। क्या कारण है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, अगर इसको हम समझना चाहें कि लोगों तक इसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, इसे हम यही कह सकते हैं कि ये तेल का खेल है। अच्छा। और इस बार ये खाने का तेल है। पिछले समय में आप जानते हैं कि जहाँ तक ईंधन जो है, उस तेल गैस ने भी काफ़ी खेल किया है लोगों के बजट के साथ। ये क्यों हो रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल भी हम क्रूड ऑयल विदेश से आयात करते हैं और हम उस पर बहुत ज़्यादा तक डिपेंडेंट है, इसी प्रकार खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स के मामले में भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। लगभग 60% जो ऑयल कंज्यूम किया जाता है खाने में हमारे पूरे देश भर में, वो इम्पोर्टेड है। और ये इंपोर्ट लगभग जो आंकड़े बताते हैं 75,000 करोड़ का है। तो सबसे बड़ी बात ये आप समझ लीजिए। दूसरा ये कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे हम एक प्रकार से कहें कि लोगों का रहन सहन और खाने का तरीका भी बदल रहा है, तो ऑयल की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। और पिछले दौर में हमने कुछ जो देखा है, पिछले कुछ समय में, खासकर पिछले 2-3 महीने में, जून से शुरुआत हुई है कि खाद्य तेलों के जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी जो उसमें महंगाई की दर है, वो बढ़ रही है। और जिसे रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, जून और जुलाई के जो आंकड़े मैं आपको बता सकता हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, यानी जो कंज्यूमर खरीदता है उस दृष्टि से, लगभग 35% की इंक्रीज़ हुई है एडिबल ऑयल्स में, जो इन्फ्लेशन रेट है। और इसके कारण सरकार ने जो आपने स्टेप्स जो आपने शुरुआत में कहे, वो इसलिए लिए है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के या तो इंपोर्ट की क्वांटिटी को अलाउ करते हैं ज़्यादा मात्रा में, या उसको इंपोर्ट करने में जो कॉस्ट लगता है उसको कम कर दें। और ये जो आपने बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी एक कॉस्ट होता है, तो वो दोनों सप्लाई को मैनेज करने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि प्याज महंगा हो रहा है तो जी बाहर से आनन फानन में प्याज इंपोर्ट करने की बात की जाती है। तो ये इसलिए किया गया कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। और कहीं ना कहीं पे कई बारी जब किसी सामग्री, कमोडिटी के दाम बढ़ने होते हैं तो आपने सुना होगा मुनाफाखोरी, होर्डिंग हो जाती है, माल दबा के रख लेते हैं, कोई ब्लैकमेलिंग की जाती है, शॉर्टेज है। हमने तो ये भी देखा कोविड में कि हर
प्रकार के सामान की अनफॉर्चुनेटली ब्लैक मार्केटिंग हुई। ऑक्सीजन कैनिस्टर से लेके एक ज़माना मास्क के लिए भी हाहाकार लगी हुई थी शुरुआत में। तो इसी प्रकार से ये हुआ है। अब जो कंसर्न ये है कि जो सारे इंपोर्ट कट्स किए गए हैं, ड्यूटी कट्स, वो पास ऑन हो। तो कई बारी मैंने ये देखा है पास्ट में भी जब ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं पिछले 25-30 वर्षों में, तो हर बारी वो फुल पास थ्रू नहीं होता है। मार्केट में अलग ये नियम प्रिवेल होते हैं, बट जब तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हमें इस मामले में दिक्कत आती रहेगी और ये चीज़ तब्दील होगी समय के साथ। ये एक सवाल है। तो जो दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो ड्यूटीज़ कट हुए हैं, इससे अगर इंपोर्ट बढ़ता है, मार्केट के अंदर जो इसका जो फ़ायदा है, ये जो परसेंटेज का नुकसान हो रहा है, जैसे सरकार साहब बता रही है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो सरकार को 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा इससे, ये जो रेट्स सरकार ने कम किए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो इस सिस्टम में ऐसा है जिसको इसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तक की एडवांटेज नहीं जा रहा। देखिए, आपको जो इसे रेवेन्यू फोरगोन कहा जाता है, जब भी सरकार किसी भी ड्यूटी को या टैक्स की दर को अगर कम करती है तो सरकार जितना संभवतः वो कर के द्वारा कमा लेती वो कम हो जाता है। तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेन चीज़ ये देखनी चाहिए कि क्या इससे लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस प्राइस पे 100 रुपये की चीज़ है, वो 100 रुपये 90 नहीं हुआ, बट आप दूसरी तरफ देखो कि इन स्टेप्स के कारण 100 रुपये की चीज़ 120 भी नहीं हुई है। तो ये भी हमें थोड़ा इसको परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि कई बारी जो इंपोर्ट ड्यूटी, ये जो चेंजेस होती हैं, ये इमरजेंसी मेजर्स होते हैं। इनके रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये 2 + 2 4 नहीं होता, कई बारी 2 + 2 का 1 भी मुश्किल से हो पाता है। ये मार्केट डायनेमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई हम सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इकोनॉमी के क्या हालात हैं वो हम सब जानते हैं। जॉबलेसनेस जो एक और मसला है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। लेकिन महंगाई एक बड़ा मसला है और इस पर बात होना ज़रूरी है। WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आए हैं वो 11.39% हैं अगस्त महीने के लिए। क्या कारण हो सकते हैं इसके? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो होलसेल मार्केट का इन्फ्लेशन है, बाज़ार के दामों पर निर्भर करता है, तेल के दामों पर निर्भर करता है। तो इससे क्या निकल कर आ रहा है? क्या आने वाले समय में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है? क्योंकि जो ये आसार अभी तक नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ आगे। देखिए, सबसे पहले आंकड़े समझ लेते हैं। जो आपने 11.39% की बात की, और अगर हम उसे कंपेयर करें, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई भी डेटा को कंपेयर करें तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 11.39% इसी अवधि यानी पिछले वर्ष के अगस्त के मंथ के कंपैरिजन में, और उस समय पे 0.41% था। वो क्यों था आप जानते हैं, उस टाइम इकोनॉमी बंद हो गई थी, लॉकडाउन का असर काफ़ी था, तब भी हालांकि कुछ रियायतें हुई भी थी। अब तब से काफ़ी तेज़ी से महंगाई की दर आगे बढ़ रही है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, और ये होलसेल लेवल पे है। अभी हमने चर्चा की थी कंज्यूमर रिटेल की। अब अगर हम इससे बात करें होलसेल दर, तो होलसेल होता है थोक में जो खरीदा जाता है, और हम ये जानते हैं कि अगर थोक में इतनी दर बढ़ गई है तो थोक से जब छोटा व्यापारी उसको रिटेल में यानी गांव, शहर, नुक्कड़, गली, कोचे पे छोटी छोटी दुकानों तक जब वो माल सामग्री पहुंचती है तो उसमें उनका मार्जिन भी जुड़ता है। तो एक प्रकार से वो चीज़ ज़्यादा और महंगी हो जाती है। तो होलसेल इन्फ्लेशन की दर को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है कि रिटेल प्राइसेस का क्या होगा। होलसेल प्राइस जो बास्केट है, ये एक स्टैटिस्टिकल विषय है, बट अगर इसको आसानी से रखें, उसमें क्वांटिटीज़ अलग हैं, कंज्यूमर में अलग हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन में सामग्री इस्तेमाल होती है उसको किया जाता है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हर व्यक्ति भारत देश में सेम कंजम्पशन नहीं करता है, अलग अलग है। तो ये एक एवरेज बास्केट है। इन्फ्लेशन की ये जो
अंक है जो WPI का, ये क्यों बढ़ा, ये आपका दूसरा प्रश्न था। तो खासकर अगर हम इन्फ्लेशन में बोलें तो जिसे नॉन फूड कहा जाता है, यानी खाद्य पदार्थ छोड़ के जो बाकी आइटम हैं जिनकी हम एनालिसिस करते हैं कि उनकी क्या प्राइस चेंजेस हुई हैं, उसमें से मिनरल ऑयल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम, गैस और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्फ्लेशन की रेट बढ़ी है। फूड प्रोडक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बढ़ी है, टेक्सटाइल्स में बढ़ी है, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स में जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं उनमें बढ़ी है। जबकि इसी समय में अगस्त मास इस वर्ष में जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ये मास ऐसा होता है कि जिसमें मॉनसून की डिसरप्शन के कारण भी थोड़ा कुछ फूड आइटम्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला जो एक उछाल आप कहो, क्योंकि 0.41 से 11.39% जाना काफ़ी बड़ी उछाल है, ये इन आइटम्स के कारण ज़्यादा आई है। आपके और मेरे से जुड़ा, हम सब से जुड़ा, हमारे दर्शकों से जुड़ा जो सवाल है, महंगाई से क्या उनको राहत मिलेगी? क्योंकि ये तो आम सी बात है, अगर मैं एक खुर्दा विक्रेता हूँ जो छोटी सी दुकान चलाता हूँ किसी कोने पे या किसी मोहल्ले में, और अगर मुझे कोई खरीद पे ही सामान महंगी मिल रही है तो मैं उसे आगे सस्ती कैसे बेच सकता हूँ? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा सरल है सुनने में, पर जवाब देने में बड़ी जटिलता है, बड़ा मुश्किल सवाल है। कारण ये है कि इसको हमें दो तरीक़ों से देखना पड़ेगा। एक, महंगाई रिलेटिव है टू समवन्स इनकम और उनके कंजम्पशन बास्केट की। दूसरा है एक स्टैटिस्टिकल जो एवरेज है, जिससे इकॉनमी में क्या हो रहा है और पॉलिसी मेकर्स को, जो निर्णय लेने वाले हैं, उनको उस डेटा से आगे क्या करें उसके संकेत मिलते हैं। तो दो अलग चीज़ें हैं। आपने जो सवाल पूछा कि क्या जो चीज़ें महंगी हुई हैं ये सस्ती होंगी, तो पेट्रोल डीजल अभी बड़ी हाई रेट्स पे मिल रहा है, तो जैसे ही अगर उसके दाम कटेंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। पर क्या पेट्रोल 10 रुपये पे मिलना शुरू हो जाएगा अगर सप्लाई बढ़ेगी? तो ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक जो एक प्रकार से थ्योरी और प्रैक्टिस से जो हम ये समझते हैं कि लगातार जैसे कोई इकॉनमी बढ़ती है, जहाँ खासकर जनसंख्या बड़ी हो, सप्लाई डिमांड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइसेस की लेवल्स में। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि प्राइस लेवल पे ध्यान देने से ज़्यादा समाज में और किसी अर्थव्यवस्था में ये स्थिति होनी चाहिए कि लोगों की कमाई बढ़ती रहे। महंगाई बढ़ती है तो दिक्कत होती है, कमाई बढ़ती है तो दिक्कत नहीं होती है, कमाई घटती है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और कमाई तब होती है जब आपके पास नौकरी होती है। अगला सवाल जुड़ा है बेरोजगारी से। CMI, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसकी बात मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, उसने बताया है, उसने दावा किया है कि इस महीने 12 सितंबर तक जो जॉबलेसनेस मतलब बेरोजगारी का दर है वो कम हुआ है। लेकिन इसको मेरा जो सवाल होगा वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा। पहले तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आया था, सरकार द्वारा लाया गया था, और CMI के आंकड़े, दोनों ने एक बहुत डेंजरस ट्रेंड को इंडिकेट किया था। और वो डेंजरस ट्रेंड ये था कि रूरल एरियाज में, मतलब ग्रामीण इलाकों में नौकरियां बढ़ी थी और शहरी इलाकों में नौकरियां घटी थी। फिलहाल जो CMI का आंकड़ा आया है उसमें रूरल जॉबलेसनेस में फिर देखा गया है कि थोड़ी सी कमी हुई है, और जो शहरी जॉबलेसनेस है वो बढ़ा है। तो एक तो अच्छा ट्रेंड है कि ग्रामीण इलाकों में नौकरी कम हुई है क्योंकि सोइंग सीजन खत्म हुआ है, लोग अब मूव करेंगे। लेकिन शहरी इलाकों में, अर्बन इलाकों में जो जॉबलेसनेस है वो करीब 3 पॉइंट्स जंप किया है, मतलब 8.9% से 9.2% तक। ये ट्रेंड, इसको आप कितने बड़े खतरे की तौर पर देखते? देखिए, जो आपने पहले तो जो आपने नंबर बताया इंक्रीज का, तो मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ी हमारी जनसंख्या है और जितना बड़ा एलिजिबल लेबर फोर्स है, यानी एलिजिबल लेबर फोर्स का मतलब सरल तरीके से अगर हम समझे तो जो लोग काम करने के लिए रोजगार पाने के लिए सक्षम हैं। अब वो स्किल्ड या अनस्किल्ड हो वो अलग डिबेट है। तो उस
इस आंकड़े को आपने बहुत बड़ी उछाल कहें ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी में और इतने बड़े कई करोड़ लोगों में सैंपल साइज क्या है, एक जनरल विषय पे बात कर रहा हूँ, इस सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो आपने रूरल अर्बन डिवाइड कही, तो उसके पीछे सीजनल फैक्टर्स हैं। एक बड़ा सीजनल फैक्टर हमने देखा है कि गांव देहात में वही लोग कई बारी जो शहरों में काम कर रहे हैं, फसल कटने के टाइम पे और कुछ समय पे वापस गांव जाते हैं। दूसरा, पिछले वर्ष हमने देखा जब कोविड की पहली जब लॉकडाउन हुई और उसके बाद हमने एक पलायन की स्थिति देखी, और उसके बाद हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग गांव में ही रहे और उनके लिए वहीं पे कुछ रोज़गार के साधन किए गए। सरकारी स्कीम एक मनरेगा के नाम से जानी जाती है, कुछ और लोगों ने हाथ पांव मारने की कोशिश की। कई लोगों ने तो अपने ही घरों में दीवार बांधनी थी, कच्चे को पक्का करना था, ऐसे कई प्रकार के इनफॉर्मल काम किए, तो वो वहीं टिके रहे, कुछ न कुछ करना था। हमारे एम्प्लॉयमेंट डेटा के साथ दो बड़े इश्यूज अभी भी हैं। एक तो 100% बुलेट प्रूफ सर्वे जॉब्स का डेटा हमारे पास अभी भी नहीं है। कारण ये है कि कंट्री बहुत बड़ी है, भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है, और हमें ये देखना है कि सैंपल साइज कितना बड़ा हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत है, जहाँ पे पेरोल्स ही नहीं मेंटेन होते हैं। ये कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी आने से पहले बहुत बड़ा एक डिबेट होता था कि इस फैक्ट्री में जेन्युइन एम्प्लॉयज़ कितने हैं। मिसाल के तौर पे तो पता लगता था कि 400 लोगों की पेरोल है। पेरोल यानी तनख्वाह कितने को दी जाती है, जिसको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है कि इतने ही कर्मचारी होंगे। बट हम जानते हैं बिना नाम लिए कि कई स्थानों पे तो हमने देखा कि उसके 3-3 गुना एम्प्लॉयज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि प्रोविडेंट फंड ना देना पड़े, बाकी बेनिफिट्स ना देना पड़े, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट करते थे। उनमें काफ़ी तब्दीली हुई है, ये आंकड़े भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। बट मेरा दर्शकों को समझाने का ये मतलब है कि जॉबलेसनेस की जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें माइनर चेंजेस हैं, बट द लार्जर क्वेश्चन है कि क्या लाखों की संख्या में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? क्या जिस स्तर पे जॉब क्रिएशन होनी चाहिए इतनी बड़ी इकोनॉमी में, जहां इतनी बड़ी गरीबी है, जहां लोग पहली बारी, आप और मैं जानते हैं कि कई परिवार ऐसे होंगे जिनमें पहली बारी आज भी बच्ची पढ़ के पहली बारी जॉब्स में जा रहा है। उनके माता पिता या तो कृषि क्षेत्र से हैं या कोई स्मॉल लेबर काम किया है। तो हम एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं, तो उस लेवल की जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही उस टाइप की जॉब ग्रोथ देगी ताकि जेब भी खनके और इज्जत का काम भी मिले लोगों को। आखिरी सवाल और आज के हमारे शो का लास्ट सेगमेंट की मान के चलें इसको। जब ये पीएलएफएस का रिपोर्ट आया था, मैं सीएमआई के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, सरकार का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट, तो कई शिक्षाविदों ने, कई इकोनॉमिस्ट ने यह दावा किया था कि मनरेगा की तरह एक अर्बन गारंटी योजना जो शहरी योजना हो, मतलब मनरेगा रूरल ग्रामीण इलाकों के लिए योजना है, ठीक उसी तर्ज पर एक शहरी अर्बन गारंटी योजना होनी चाहिए, शहरी योजना होनी चाहिए जो आपको रोजगार की गारंटी दे। क्या उसकी ज़रूरत महसूस होती है? देखिए, रोज़गार सबको मिले, अच्छा रोज़गार मिले, पूरे साल का मिले, सीजनल रोज़गार ना हो, ये एक जिसे हम कहेंगे आइडियल सिचुएशन है। बट हमारी कंट्री में क्या सबको ऑर्गेनाइज जॉब्स मिल सकते हैं? क्या सबको सरकारी नौकरी तथाकथित मिल सकती है? क्या या जो टॉप की बड़े प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं उनमें मिल सकती है? तो इसमें लिमिटेशंस हैं। मेरा ये मानना है कि अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको अलग नहीं देखना चाहिए। कारण यह है कि शहर और गांव की दूरी भी कम हो रही है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। जहां आज आपको दिल्ली से निकल के 5 घंटे कहीं स्थान पे लगते थे पहुंचने में, आज आप देखोगे 2 घंटे में पहुंच रहे हो। मोबिलिटी बढ़ गई है। तो इंडस्ट्री, पोल्यूशन के कारण भी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे विषय। मैं ये मानता हूं कि रूरल
में जॉब ग्रोथ होनी चाहिए। आपको याद होगा कोविड के समय पे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की जी कि हमारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में ही उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, यहीं पे उद्योग कारोबार, छोटी दुकान, बड़ी दुकान लगाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई भी सब्सिडी बेस्ड एक जॉब टाइप करो तो वो फोर्स्ड हो जाता है। मनरेगा के बारे में भी कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि कई बार उसमें यही काम होता था कि पहले खड्डा खोदा फिर खड्डा भरा। तो क्या वो जेन्युइन क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है, क्या उससे एसेट्स बन रहे हैं, क्या, ये भी सवाल है। इसलिए अर्बन पोर या अर्बन अनएम्प्लॉयड को कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, बट क्या लॉन्ग टर्म में कोई स्कीम बने और वो सफल रहेगी, मुझे इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। पॉलिसी लेवल मैटर भी है, मनरेगा का भी जो आपने जिक्र किया उससे भी जुड़ा हुआ। ये था हमारा नया खर्चा पानी। आपको ये हमारा नया संस्करण, हमारा नया अवतार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे से इस नए अवतार के साथ हम आपसे रोज मुखातिब होंगे हफ्ते के 5 दिन। मैं हूँ प्रशांत, साथ में है सिद्धार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। आपसे फिर मिलेंगे कल इसी वक्त दोबारा और ज़रूरी खबरों के साथ खर्चा पानी में। शुक्रिया।